Good morning, students. How are you? Fine. I hope all of you fine at your home. Now we start our chapter number 6 या 7? 7. Chapter number 7, that's name is weather, climate and adaptation of animals to climate. चैप्टर का नाम ये था हमारा, हमने कल स्टार्ट किया था इसका फर्स्ट पार्ट। हमने इसका पढ़ा था वेदर के बारे में कि वेदर आपका क्या होता है, वेदर की स्टडी करने वाले को क्या बोलते हो आप, वेदर आपकी डे टू डे रिपोर्ट होती है, डे टू डे कंडीशंस होती है आपकी, किसको लेके सब कुछ अपने वेदर के बारे में आपने पढ़ा था, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका वेदर रिपोर्ट्स रेडी होती है। आज आपका टॉपिक है क्लाइमेट। क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? क्लाइमेट। आज आपका टॉपिक है क्लाइमेट। क्लाइमेट के बारे में आज आप पढ़ोगे। तो बेटा सबसे पहले बात आती है आपकी क्लाइमेट क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्लाइमेट एंड व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंस। आपका व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। वेदर में आपने पढ़ा था डे टू डे रिपोर्ट होना, ठीक है। क्लाइमेट में क्या पढ़ोगे आप? डे टू डे रिपोर्ट नहीं होती आपकी, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे आपके जो एवरेज रिजल्ट्स निकल के आते हैं वो क्या होता है? आपका क्लाइमेट होता है। मैं डिफाइन करती हूँ क्लाइमेट को। तो क्लाइमेट क्या आपकी एवरेज वेदर कंडीशन है। इट इज ए एवरेज वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि आपकी वेदर क्लाइमेट क्या होता है? एक आपकी एवरेज वेदर कंडीशन है कि आपकी एक औसत वेदर की कंडीशन है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप नॉर्मल वेदर रिपोर्ट में क्या करते हो? आप डे टू डे रिपोर्ट्स मेजर करते हो। क्लाइमेट में क्या करोगे? एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर एक लॉन्ग टाइम, मतलब आपके अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स 3 मंथ्स, एक लॉन्ग टाइम तक जो आपकी वेदर की एक स्टेबल कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हो? आप क्लाइमेट बोलते हो। क्या बोलते हो उसको? आप क्लाइमेट बोलते हो, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है आपका। ये कहता है कि अगर कोई भी रीजन है जहाँ पे हमेशा गर्मी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? आप ड्राई रीजन बोलते हो, हॉट रीजन बोलते हो। अगर जहाँ पे बहुत गर्मी होती है और बहुत तेज बारिश भी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? आप हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, ठीक है। काफ़ी जगह ऐसी होती है ना जहाँ पे गर्मी बहुत तेज होती है और उसके बाद बारिश भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो उन क्लाइमेट्स को क्या बोलते हैं? आप हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स, ठीक है। ठंड होती है तो वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट हो गया, फॉर एग्जाम्पल योर कश्मीर, ठीक है। शिमला, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट है आपका? कोल्ड क्लाइमेट है। डेजर्ट्स में आपका हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट होता है, ह्यूमिडिटी तो वहाँ पे बहुत कम होती है जो वजह से होता है, ठीक है। बारिश वगैरह होती है कोस्टल एरियाज में, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो ह्यूमिड एरिया है। तो इस तरह से सारा क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है कि एक लॉन्ग टाइम तक आप उसकी स्टडी करते हो उस एरिया की, उसकी वेदर कंडीशंस की, तो आप बताते हो उसके बारे में जो एवरेज रिजल्ट, वही क्या है? आपका क्लाइमेट है। ये सिंपल बात थी। अब आता है क्लाइमेट्स पे क्या क्या फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, किसके ऊपर आपका क्लाइमेट डिपेंड करता है। जैसे वेदर में पढ़ा था ना, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड रेन्स, विंड स्पीड, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। अब क्लाइमेट के लिए जो आपके फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स देखेंगे। नंबर 1 फैक्टर आपका क्या आता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सी। फर्स्ट आपका आता है, एक एक हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम सी। बेटा डिस्टेंस फ्रॉम सी, इससे आप क्या समझ रहे हैं कि आपका डिस्टेंस फ्रॉम सी का मतलब क्या है? कि आपका समुंदर है, समुंदर से आप कितनी दूरी पे हैं। जैसे हम जहाँ पे रह रहे हैं ये हमारा क्या है? प्लेन रीजन है, ठीक है। हमारे पास ना तो कोई नदी है ना कुछ और है, हम बिल्कुल एक समतल जगह पे रहते हैं, हम प्लेन रीजन्स में रहते हैं, ठीक है। आप अगर आप नॉर्थ की साइड जाओगे तो आपका माउंटेन्स रीजन आ जाएगा, हिली रीजन्स आ जाएंगे। आप लेफ्ट राइट जाओगे तो आपके कोस्टल एरियाज आ जाएंगे, ठीक है। तो हम कहाँ पे रहते हैं? हम प्लेन रीजन में रहते हैं। आपने ज्योग्राफी में अपने पढ़ा होगा। तो ये कहता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जितने आप समुद्र के पास होगे वहाँ पे आपका वो कोस्टल एरिया होगा, वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा? वहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंड होगी ना ज़्यादा गर्मी होगी। ये आपने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में आपने पढ़ लिया ये वाला केस भी। वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, ठीक है। वहाँ का क्लाइमेट ही अलग होगा। आप कहाँ हो? इनलैंड एरियाज, मतलब आप बहुत डीप डेप्थ में एरियाज में हो, समुद्र से आपकी दूरी क्या है? ज़्यादा है। तो वहाँ पे आपका क्लाइमेट कैसा होगा? हॉट क्लाइमेट होगा, ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, ठीक है, ड्राई क्लाइमेट होगा। आपके यहाँ पे बारिश बहुत कम आएगी। आपके पर्टिकुलर मंथ्स होते हैं जहाँ पे बारिश थोड़ी ज़्यादा आती है, नहीं तो आपकी बारिश नहीं भी दिखती पूरे पूरे मंथ्स में, ठीक है। तो आपका किससे डिपेंड करता है क्लाइमेट? सबसे पहले डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि आप समुद्र से कितनी दूर है। आगे बात समझ में। इसके बाद आपसे कहता है कि इसके अंदर आपको क्या करना है। और अगर आप इसकी बात बताते हो मॉइस्चर वगैरह को लेके, जैसे आपकी गर्मी वगैरह होती है, जो टेम्परेचर होता है कोस्टल एरियाज का क्या होता है? नॉर्मल होता है, ज़्यादा नहीं होता।
आपके इस साइड जब वो विंड मूव करती है, जो वो आपके मॉइस्चर से भरी हुई जो विंड मूव करती है उसको क्या कर देता है, इवोपरेट कर देता है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ड्राई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश कम होती है, कोस्टल एरियाज में बारिश होती रहती है। फर्स्ट आपका डिफरेंस हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सेकंड आता है बेटा आपका ओशन करंट्स। सेकंड क्या आता है आपका, ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या होता है, ओशन करंट आपका इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि जैसे ओशंस में वाटर होता है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करता है। ओशन करंट कहता है कि डायरेक्ट बिल्कुल आपका कंटिन्यूअसली जब ओशंस का वाटर, सी वाटर जो होता है वो एक डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हो आप, ओशन करंट बोलते हो। अगर आपका ओशन करंट क्या है, वार्म है, गर्म ओशन करंट है, तो उस टाइम पे आपका वहाँ का रीजन्स, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट एंड ह्यूमिड। वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट एंड ह्यूमिड। अगर आपके ओशन करंट कूल है तो वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा, कोल्ड होगा। क्या होगा आपका, कोल्ड होगा, ठीक है। सब किस पे डिपेंड करता है, ओशन करंट पे डिपेंड करता है। थर्ड आपको कहता है डायरेक्शन ऑफ प्रीवेलिंग विंड। डायरेक्शन ऑफ प्रीवेलिंग विंड, इससे आप क्या समझ रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रीवेलिंग विंड क्या कहती है। बेटा जो वर्ड है ये प्रीवेलिंग, ये क्या वर्ड है आपका, प्रीवेलिंग। ये क्या बताता है आपको कि एक ऐसा वर्ड है प्रीवेलिंग कि जिसमें आपके एक कहते हैं ना कि जो आपकी एक डायरेक्शन है, जो एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन है विंड की फ्लो करने की, उसको क्या बोलते हैं आप, प्रीवेलिंग बोलते हो। क्या बोलते हो, प्रीवेलिंग। जैसे आपको पता है कि जो कोल्ड एयर होती है वो समुद्र से आती है, गर्म एयर आपके यहाँ से लैंड से जाती है, ठीक है। जो एक डायरेक्शन है वो आपकी डायरेक्शन फिक्स है, उस डायरेक्शन को क्या बोलते हो आप, प्रीवेलिंग डायरेक्शन बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बात करता है कोस्टल एरियाज के टेम्परेचर आपका ज़्यादा गर्म क्यों नहीं रहता, क्योंकि वहाँ से ठंडी हवाएं क्या आती है, समुद्र से आती है। वहाँ पे बारिश इस वजह से क्या होती है, ज़्यादा गर्म हवा तो हमारे यहाँ से जा रही है, ठीक है, हमारे डेजर्ट्स वगैरह से, हमारे प्लेन रीजन से तो हॉट एयर जाती है। समुद्र से क्या आती है, ठंडी हवा आती है, दोनों आपकी टकराती है और वहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है मोस्टली। मुंबई वगैरह में कहते हैं ना कि 1 मिनट का नहीं पता, बिल्कुल धूप निकल रही है उसके बाद बारिश हो जाती है। तो वो रीजन क्या होते हैं वहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ प्रीवेलिंग, ठीक है। वहाँ पे प्रीवेलिंग विंड के डायरेक्शंस है जो आपको क्या करती है, वहाँ पे बारिश कभी भी आ सकती है। ये आपका वहाँ पे रीजन हो गया। तो इसीलिए ये रीजन है कि जो क्लाइमेट होता है आपका नियर द सी वो क्या होता है, उसका मॉडरेट होता है, मीडियम होता है, ना तो ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा आपकी सर्दी। फोर्थ आपको कहता है माउंटेन्स की बात करता है। किसकी बात करता है क्लाइमेट के लिए, फोर्थ फैक्टर माउंटेन्स। माउंटेन्स में आप इसका ब्रैकेट में आप ये डाल सकते हो एल्टीट्यूड्स, हाइट की बात करता है। तो बेटा माउंटेन्स के केस के अंदर हम क्या बात करेंगे, आपको जैसे पता है, आपने कभी देखा है रेलवे स्टेशन पे आप कभी गए होंगे तो समुद्र तल से ऊंचाई लिखे रखते हैं, जो आपका उसका बोर्ड होता है, उसका आपका रेलवे स्टेशन का बोर्ड, वहाँ पे भी लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। तो वो मतलब क्या होता है, माउंटेन्स एल्टीट्यूड। ये इस तरह की आपकी बात होती है, ठीक है। इसमें आपकी क्या बात होती है कि जितनी ज़्यादा आप सी लेवल से हाइट पे होंगे, जितने ज़्यादा सी लेवल से आपकी ऊंचाई होगी, उतना ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ठंडा होगा। वहाँ पे आपका कोल्ड क्लाइमेट होगा। कैसा क्लाइमेट होगा, कोल्ड क्लाइमेट। जितने भी आपके माउंटेन्स है, हिल स्टेशन है, ठीक है, ऊटी लगा लो आप, आपका यहाँ पे राजस्थान में क्या है, माउंट आबू, माउंट आबू लगा लीजिए आप, हिमालय की चोटियाँ वहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है, कश्मीर साइड में। तो वहाँ पे जो एल्टीट्यूड्स है, जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है उनकी, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से वहाँ पे क्लाइमेट भी कैसा है, ठंडा है। उसका रीज़न क्या है कि जो आपकी वहाँ पे जो कोल्ड एयर होती है वो क्या होती है, आपकी बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि जो एटमॉस्फेयर की हीट है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे एटमॉस्फेयर हमेशा ठंडा ठंडा रहता है। तो ये बात याद रखना, जितने ज़्यादा आप समुद्र तल की ऊंचाई होगी वहाँ पे उतना क्या होगा, ठंडा मौसम होगा। आगे ये बात समझ में, जितने आप डेप्थ में जाओगे वहाँ पे गर्मी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। समुद्र तल से आपकी जितनी ज़्यादा ऊंचाई उतना ठंडा आपका क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट होगा। फिर उसके बाद आपको कहता है ये जो माउंटेन्स होते हैं बेटा, ये इसी में बता रहा है कि जो माउंटेन्स होते हैं वो ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, ठीक है, जैसे अपने यहाँ नॉर्मल एरियाज में। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है आपका, रीज़न क्या है, जो टेम्परेचर होता है माउंटेन्स का वो क्या है, बहुत कम है। वहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस बहुत इजीली होता है, तो उस वजह से वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है एज कम्पेयर टू प्लेन एरियाज। आपका फिफ्थ फैक्टर क्या कहता है आपको, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। फिफ्थ फैक्टर क्या कहता है आपको, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। तो बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर आपको क्या कह रहा है
कि इक्वेटर, सबसे पहले मैं आपको इक्वेटर और पोल्स बता दिया। आप ये कहते हो कि अर्थ आपकी कैसी शेप की है, स्फेरिकल शेप की होती है, गोले की जैसी शेप होती है। जो ये वाला रीजन होता है आपका, ये वाला रीजन जहाँ से ये चपटी है थोड़ी सी, वो क्या आपका इक्वेटर है। इस रीजन को आप क्या बोलते हो, पोल्स बोलते हो। क्या बोलते हो, पोल्स बोलते हो। ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका क्या होता है, साउथ पोल। इस तरह से आप करते हो। तो यहाँ पे बात आती है इक्वेटर की, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, कि जिस इक्वेटर से जब आप जितना ऊपर जाओगे, मतलब जितना इक्वेटर से आप क्या जाओगे, दूर जाओगे, जी इस साइड जाओ, जी आप इस साइड जाओ, नॉर्थ जाओ, जी आप इसके साउथ जाओ, ठीक है। इक्वेटर से जितना आप दूर जाएंगे वहां का क्लाइमेट कैसा होगा आपका, कोल्ड क्लाइमेट होगा। कैसा क्लाइमेट होगा आपका, कोल्ड क्लाइमेट होगा। जितना आप इक्वेटर के पास रहेंगे वहां पे वैसा क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट होगा, वहां पे हॉट क्लाइमेट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे बात कर रहा है कि पोल्स के दूर, मतलब आप इक्वेटर से दूर गए तो आपका कोल्ड, इक्वेटर के पास आए तो हॉट। रीजन क्या होता है, इक्वेटर के ऊपर आपकी अर्थ मोस्टली इस शेप की है, थोड़ी इलिप्टिकल शेप है, तो इस टाइम के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर एरिया तो कम है, एरिया लेस है, और गर्मी क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ पे सनलाइट तो आपकी ज्यादा पड़ती है, वो भी कितने एरिया पे, कम एरिया पे पड़ती है, तो उस वजह से यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा गर्मी है। पोल्स के ऊपर क्या होता है, एरिया ज्यादा हो जाता है, एरिया क्या आपका ये ज्यादा है, सनलाइट आपके एक लार्ज एरिया पे पड़ती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका कैसा रहता है, मतलब आपका क्लाइमेट कैसा रहता है, कोल्ड क्लाइमेट रहता है। कैसा रहता है आपका, कोल्ड। जितने ज्यादा आप ऊपर पोल्स तक जाओगे, इस पॉइंट तक आप पहुंचोगे, तो यहाँ पे तो बिल्कुल स्नोफॉल होती है, बिल्कुल बर्फ जमी हुई होती है, ठीक है। तो ये बात बताता है कि इक्वेटर्स के ऊपर आपकी गर्मी ज्यादा है पोल्स के कंपेरिजन में। आपके इक्वेटर से जितना दूर जाओगे वहां पे क्लाइमेट कैसा होने लग जाएगा आपका, कोल्ड क्लाइमेट में आपका चेंज होने लग जाएगा। ये आपको बात बताता है, ठीक है। ये थी आपकी डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इसके ऊपर भी आपका क्या डिपेंड करता है, क्लाइमेट डिपेंड करता है। जो इक्वेटर्स के जो कंट्रीज होती है, जहाँ पे आपको इक्वेटर के ऊपर जो लाई करती है, ऑलमोस्ट आपकी 13 कंट्रीज है। कोलंबिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, ब्राजील हो गया। इन कंट्रीज में आपकी गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है। फिर उसके बाद कहते हैं आपको सिक्स्थ फैक्टर, वो क्या कहते हैं आपको, नेचुरल वेजिटेशन। क्या कहते हैं आपको, नेचुरल वेजिटेशन। कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है बेटा, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब ये होता है कि जो आपके फॉरेस्ट वगैरह थे, ठीक है, आपके इंडिया के अंदर भी लगा लीजिए, वर्ल्ड के अंदर भी काफी तरह के क्या आपके फॉरेस्ट है, तो उन फॉरेस्ट से क्या होता है आपका, वो आपको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। एटमोस्फेयर की जो वेपर्स होती है, क्या होती है आपकी, एटमोस्फेयर की वेपर्स होती है, उनके लिए आपका क्या देते हैं, आपको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। बारिश लाने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके प्लांट्स। आपको ये भी पता होगा कि अगर आप प्लांट्स कट करते हैं, उन एरियाज में आपकी बारिश कम आती है, जहाँ पे डेजर्ट्स वगैरह, सॉरी, आपके फॉरेस्ट वगैरह ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे बारिश आपकी ज़्यादा आती है। क्योंकि क्या होता है, आप बोलते हैं ना कि पेड़ वर्षा लाने में, आपके ट्रीज आर कंट्रीब्यूट टू रेनफॉल, आपके जो ट्रीज होते हैं वो वर्षा लाने में आपके क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ये आपने पढ़ा है एसएस वगैरह में, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो। तो वहाँ पे बताता है जो नेचुरल वेजिटेशन की, जो आपके डेजर्ट फॉरेस्ट वगैरह थे, वो क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ह्यूमिडिटी को इंक्रीज क्यों करते हैं, उनके पास क्या होते हैं, लीफ होते हैं, बहुत सारे पत्ते होते हैं, उनमें क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। उनके जो वाटर है वो सराउंडिंग में जाता है लॉस होके, उससे क्या बनती है, ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है। उस ह्यूमिडिटी से क्या होता है, फिर रेनफॉल होता है। तो उसी वजह से कहते हैं कि जो ट्रीज होते हैं आपके चारों साइड, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाइए, ट्रीज लगाइए, जिससे आपकी रेनफॉल भी अच्छे से होगी। सेकंड, आपको ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलेगी, आपको काफ़ी तरह से हेल्पफुल होंगे, मेडिसिनल पर्पज से, किसी भी पर्पज से प्लांट्स हमेशा आपके लिए हेल्पफुल है, कोई इनका डिसएडवांटेज नहीं है। बट जो ह्यूमन बींग्स है वो अपने एक कहते हैं ना कि लालच में उनको क्या करते जा रहे हैं, कट करते जा रहे हैं, कट करते जा रहे हैं। उससे उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो अब हम 7th फैक्टर में पढ़ेंगे कि हमारे साथ कितना ज़्यादा ड्रास्टिक, कहते हैं जो सबसे बुरा भयानक काम होता है, पेड़ काटने से हमारे साथ क्या क्या बुरा हो रखा है, और हम अपने अपने हाथों से कर रहे हैं वो बुरा काम, वो हम पढ़ेंगे 7th फैक्टर। 7th फैक्टर क्या कहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द क्लाइमेट। क्या कहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द क्लाइमेट। की जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है वो किसको अफेक्ट करती है, क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। ह्यूमन कौन है, ह्यूमन मैं हूँ, आप हैं, आपके मम्मी है, आपके पापा, मेरे मम्मी पापा। तो ह्यूमन बींग्स क्या है, आप तो जानते हो, जो जितने भी मनुष्य है, पीपल्स है, वो सारे क्या है, ह्यूमन बींग्स है। हमारी एक्टिविटी भी हमारे क्लाइमेट को असर डाल रही है। उसका रीजन मैं सबसे पहला ये बताती हूँ कि आप क्या करा रहे हो, डिफोरेस्टेशन। क्या करते हो आप, इसका डिफोरेस्टेशन करते हो। डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या है, आप
फॉरेस्ट के फॉरेस्ट, पूरे जंगल के पेड़ आप काट देते हैं, अपने सराउंडिंग के भी कट करते हो, तो वो क्या होता है डिफॉरेस्टेशन, कि आप ट्रीज को अंधाधुंध बिल्कुल बिना देखे आप कट करते जा रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि क्या नुकसान होगा, आपको इतना पता है कि इससे मेरा प्रॉफिट होगा, यहाँ पे जगह निकल आएगी, ये हो जाएगा, मुझे लकड़ी मिल जाएगी। फिर आप ये नहीं सोचते कि आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, वो नहीं आपको समझ में आया। जितने ज़्यादा ट्रीज कटेंगे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है, CO2 की जो अमाउंट है, वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये आप जानते हैं, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को इनटेक करते हैं। जब कोई लेने वाला ही नहीं होगा तो वहाँ पे प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, वो सराउंडिंग में फैलेगी। ये बात तो आप मानते हैं ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आपके सराउंडिंग में फैलेगी। उससे क्या होगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आपकी जो इतनी गर्मी होती है कि मैंने फैन ऑन कर रखा है फिर भी मुझे पसीने आ रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। एक फैक्टर और आएगा यहाँ पे, वो क्या आएगा आपका, ग्लोबल वार्मिंग। आपने नाम सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आपका क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग आपकी एक ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि जो आपकी अर्थ थी, आपका अर्थ सरफेस होता है, जो ये CO2 होती है ना, ये क्या करती है, अगर आपका ये अर्थ सरफेस है, क्या आपका ये अर्थ सरफेस है, सनलाइट आती है, CO2 क्या करती है, हमारे चारों साइड एक कंबल बना रखा है उसने, एक ब्लैंकेट बना रखा है, क्या बना रखा है, जैसे ओजोन लेयर थी ना, उस तरह से उसके नीचे उसने अपने सराउंडिंग में क्या बना लिया, ब्लैंकेट। सनलाइट आती है, वो इससे टकराती है, फिर वापस आ जाती है, इस तरह से वो अपने एटमोस्फेयर में रहती है वो सनलाइट। हीट को तो ये बाहर निकलने नहीं दे पा रही, ठीक है, तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा क्या करती है, आपके लिए हीट प्रोड्यूस करती है, वार्म क्लाइमेट बना देती है। CO2 आपके जितने अगर पेड़ होंगे वहां पे वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ब्लैंकेट नहीं बनने देंगे, तो ये गैस आपकी वापस भी चली जाएगी हीट एटमॉस्फेयर में। बट ये अभी एटमॉस्फेयर में घूमती रहती है। जैसे आपको एक इसका एग्जांपल दे सकती हूँ, आपने गाड़ी वगैरह देखी होगी, कार में अगर धूप में कार खड़ी है, कुछ टाइम के बाद आप उसमें कोई एंट्री नहीं करता, सडनली कोई आके बैठता है 1-2 घंटे बाद, तो उसमें बैठा नहीं जाता, वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बहुत ह्यूमिड होती है वहाँ पे, तो वो वाला काम यहाँ पे हो रहा है कि जो ग्लास है ना, ग्लास क्या करता है, हीट को वापस नहीं जाने देता गाड़ी से बाहर। तो उसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो जो आपकी अर्थ से जो हीट टकराती है उसको वापस एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देती। उस वजह से हमारा टेम्परेचर इतना गर्म हो चुका है, हमारे क्लाइमेट क्या हो चुका है, इतना गर्म हो चुका है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता जाता है, इतना इंक्रीज हो रहा है 46, 43, इस तरह से आपका टेम्परेचर जाता है। सोच सकते हो कितनी गर्मी होती है। आप कूलर में हैं तो भी आपको गर्मी लग रही है, ठीक है, कूलर चला के बैठे हैं। एसी आपके लिए कंपलसरी हो गया कि आपको एसी वहाँ पे चाहिए ही चाहिए। और फिर कहते हो एसी आप चला रहे हो, एसी से आपका क्या क्या नुकसान हुआ है वो आपको ये भी नहीं पता। एसी चलाते हो, एसी से भी कुछ ऐसी गैसेस रिलीज होती है जिससे आपका क्या होता है, ओजोन लेयर में होल इंक्रीज हो रहा है। तो आपके जितने आप मॉडर्न टेक्निक्स में आ रहे हैं उतना ही आपको नुकसान हो रहा है। अब इससे बचने का एक ही तरीका है जो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, पेड़ लगाइए, उसकी केयर कीजिए, उसको बड़ा कीजिए, फर्स्ट। सेकंड, ऐसे कोई भी सोर्स यूज मत कीजिए जहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस वगैरह ज़्यादा रिलीज होती है। पहला तो डिफोरेस्टेशन से मैंने बता दिया आपको, ग्लोबल वार्मिंग समझा दिया कि ग्लोबल वार्मिंग आपका क्या होता है, द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर कोजेज एन इंक्रीज ऑफ एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, कि आपके एटमोस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से आपके एटमोस्फेयर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हो। क्या बोलते हो, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हो। ये सिंपल था। उसके बाद आपका सेकंड कहता है जो ह्यूमन एक्टिविटीज में डिफेक्ट होता है, वो क्या होता है आपकी ऑटोमोबाइल्स। क्या आता है आपका, ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज, इनकी बात करता है कि जो इनके ऑटोमोबाइल्स है, ऑटोमोबाइल्स क्या कहते हैं, व्हीकल्स, आपकी बाईसाइकिल, सॉरी आपकी मोटरसाइकिल हो गई, आपकी कार हो गया, ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया, ये सारे किस में आते हैं, आपके ऑटोमोबाइल्स में आते हैं। फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में से भी काफी तरह का क्या निकलता है, धुआं बाहर निकलता है, ठीक है, काफी तरह का स्मोक बाहर निकलता है। तो इसी तरह से बताया है कि ऑटोमोबाइल्स, आपके व्हीकल्स में और फैक्ट्रीज में काफी तरह का केमिकल्स, काफी तरह की धुआं, स्मोकिंग, आपका स्मोक बाहर निकलता है। क्या हो सकता है, वो मोस्टली CO2 होता है, काफी पॉइजनस गैसेस होती है। फॉर एग्जांपल आपकी सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, इस तरह की अगर आपकी हार्मफुल गैसेस होती है वहां पे, तो उससे क्या होता है, आपकी एक चीज आती है, वो क्या होती है, एसिड रेन। क्या आती है आपकी, एसिड रेन। एसिड रेन चैप्टर में भी पढ़ा था हमने। एसिड रेन आपकी क्या होती है, एयर पोल्यूशन होता है इससे, आपका वाटर भी होता है, सैंड पोल्यूशन भी होता है, इस तरह से आपकी बात होती है। तो बेटा इसमें
क्या होता है फैक्ट्रीज वगैरह में, आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज से, आप भी तो यूज़ कर रहे हो, व्हीकल्स भी आप यूज़ कर रहे हो, फैक्ट्री भी आप चला रहे हो, अपने पर्पज़ के लिए चला रहे हो, तो उसका आप ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स का, तो फैक्ट्रीज में धुआं ज़्यादा निकलेगा, बनाना पड़ेगा। तो व्हीकल्स आपको ट्रेन में जा सकते हैं, बट आप ट्रेन में नहीं जाते, आप अपने अलग से कार लेके जाते हैं, तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड का तो केस बता दिया, वो ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करेगी। व्हीकल्स वगैरह ज़्यादा चलते हैं तो उनमें जो पॉइजनस गैसेस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी सल्फर डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, NO2 हो गई, ये गैसेज अगर जब आपके बाहर निकलती है, जितने भी टूरिस्ट प्लेस है, व्हीकल्स ज़्यादा चलते हैं वहाँ पे, ठीक है, उस वजह से वहाँ पे गैसेज, ये पॉइजनस गैसेज ज़्यादा बाहर निकलती हैं, और वो जब बारिश आती है, वाटर आता है बारिश का, उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देती है, एसिड बना देती है। इसी का रीज़न ये है कि जो आपका ताजमहल है, पहले वो बिल्कुल वाइट कलर का था, मार्बल आपका, अब वो क्या हो चुका है, येलोइश कलर हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसका क्या होता है, उसके ऊपर एसिड रेन पड़ती है। आगरा आपका टूरिस्ट स्पॉट में सबसे मेन है, उसके अंदर आपके ऑटोमोबाइल्स या फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा लगी हुई है, पॉइजनस गैसेज ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रहती है, जैसे बारिश आती है उसको एसिड में कन्वर्ट करती है, वो ताजमहल के ऊपर गिर रही है तो उससे क्या हो रहा है, उस बिल्डिंग का कलर फेड हो रहा है, वहाँ पे रिएक्शंस हो रही है, एसिड की और मार्बल की रिएक्शन हो रही है। आपकी स्किन के ऊपर डलती है एसिड रेन, तो आपका क्या होता है, स्किन में आपके इन्फेक्शंस हो जाते हैं, काफ़ी तरह की एलर्जीज बन जाती हैं। तो इस तरह से इसलिए कहा जाता है कि पोल्यूशन कम से कम कीजिए, आप जितना सोर्स हो सकता है आप पैदल चलने की कोशिश कीजिए, जहाँ पे आप छोटे डिस्टेंस में व्हीकल्स यूज़ करते हो, आप अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, ठीक है। एक तो बस जा ही रही है, उसके अंदर एक तो 52 पैसेंजर जाए, एक ओनली 2 पैसेंजर जाए, और जो बचे हुए अपनी अलग अलग कार्स में जाए, तो पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको कहते हैं ना वाइजली, बुद्धि से आपको अपने दिमाग लगा के सोचना है कि हम क्या अपने एटमॉस्फेयर को सही करने के लिए, क्लाइमेट को सही करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। यू आर द यंग जनरेशन ऑफ अवर कंट्री। अब हमारे देश की क्या है, सबसे यंग जनरेशन है। अगर आप स्टेप उठाते हैं कि मुझे एक पेड़ लगाना है, बारिश का मौसम चल रहा है, आप सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एटलीस्ट 1 ट्री, एक पेड़ लगाएंगे अपने घर पे या कहीं पे भी अपने सराउंडिंग में, उसकी केयर करेंगे, उसको कम से कम आप 4-5 साल तक उसमें डेली पानी डालना, ये सब कुछ जो केयर होती है उसकी, वो केयर करेंगे जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, उसके बाद वो आपकी केयर करेगा। अब आप उसकी केयर करो एज ए पेरेंट्स बन के, उसके बाद वो आपकी केयर करेगा, आपको ऑक्सीजन देगा, आपको फ्रूट्स देगा, आप फ्रूट्स वाले वेजिटेबल्स लगाते हैं तो, सॉरी प्लांट्स लगाते हैं तो, इस तरह से। तो बेटा आपको ही अपने क्लाइमेट को सही करना है। इसी तरह चलता रहा, 46 टेम्परेचर तक आ चुका है आपके एटमॉस्फेयर में, 48, 50, आपको पता है ना वाटर कितने भी बॉयल हो जाता है, 100 पे आप भी बॉयल हो जाओगे, दिखोगे भी नहीं, इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो रखा है, ठीक है। उसी की वजह से बारिश वगैरह कम आती है। तो अपने टेम्परेचर क्लाइमेट को सही करने के लिए आपको स्टेप उठाना है। चैप्टर को अच्छे से बुक में से रीड करो, नोट्स पढ़ाती हूँ, नोट्स में आप रीड करो, लिखो, उनको याद करो। अब जो वीडियो है उसको एक बार आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गई, बट वो याद नहीं हो पाती आपको, तो क्या करोगे, एक बार दोबारा देख लिया करो वीडियो, ठीक है। लाइव क्लास में आते हो, लाइव क्लास में आप अपने डाउट पूछ लीजिए, आपको सबसे बेस्ट अपना रिजल्ट देना है, ठीक है। 7th क्लास से मैं पहले हमेशा कहती थी कि 7th क्लास मतलब काम नहीं मानती, वो होमवर्क नहीं करती। होमवर्क, आप रिटर्न का होमवर्क सबमिट तो अभी भी नहीं कर रहे ज़्यादा स्टूडेंट, बट ये है कि आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी सही आ रही है, आप पढ़ते हो अभी, ठीक है। तो आप अपना इसी तरह चलते रहिए, एक स्पिरिट के साथ, एक मोटिवेट होके अपने क्लाइमेट के लिए और अपने खुद के लिए स्टडी कीजिए, क्लाइमेट के लिए एक पेड़ लगाइए। ओके, थैंक यू बेटा।